दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि निधि अपने आप को एक राजकुमारी बने महल में देखती है और फिर कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी वो चीखती हुई नींद से जाग उठती है। अब आगे। आह, अरे क्या हुआ निधि? निधि की सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसके माथे पर पसीना आ गया था। कुछ बोलो तो, क्या हुआ? बहुत ही अजीब सपना देखा है। देख, मुझे लगता है कि इस गांव की झूठ मूठ की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा ही सोच रही है। हम लोग तो बस मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? इस पर निधि ने हाँ में हाँ सर हिलाया। लेकिन सच कहा जाए तो असल में वो अपने साथ हो रही और गांव में घट रही हर एक घटना का रहस्य जानना चाहती थी। सुबह सुबह चीखना चिल्लाना बंद करो और दोनों हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए आ जाओ। यह कहकर ठुकराइन वहाँ से चली गई। ये औरत बहुत ही खड़ूस है। एक बार हमारा काम हो जाए, इस गांव को मुड़कर भी नहीं देखना मुझे। ये दोनों फ्रेश होकर नाश्ता करने पहुंची तो तपसी ने उठकर निधि के लिए चेयर पुलअप की। अब निधि बैठो। यह देखकर ठुकराइन ने मुंह बना लिया और इन सभी ने मिलकर नाश्ता किया। तपसी बेटा, तुम जल्दी से हमारे साथ चलो। हम तांत्रिक महाराज को लेने के लिए जाना है। ठीक है पिताजी। यह कहकर मुखिया ने पूजा और निधि की तरफ देखा। बच्चों, तुम दोनों बाहर नहीं जाना, ठीक है? हो सके तो ठुकराइन का काम में हाथ बटा लेना। जी अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, हम घर में ही रहेंगे। तपसी और मुखिया गांव के लोगों से विदा लेकर तांत्रिक महाराज लेने शहर के लिए निकल गए। इस तरह निधि गहरी सोच में डूबी थी। ये कहानी सिर्फ मृत्युंजय अमृत से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद वो महल, अपने आप को राजकुमारी के रूप में देखना, यह निसरमूलो ऐसा लगता है इस गांव का हर रहस्य मुझसे जुड़ा है। क्या मुझे राजमहल में एक बार फिर जाना चाहिए? करीब 6 घंटे के सफर के बाद मुखिया और तपसी तांत्रिक महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां उनका एक शिष्य बैठा हुआ था। प्रणाम जी, प्रणाम। तांत्रिक महाराज कहाँ हैं? अभी कुछ देर पहले आते तो उनसे भेंट हो जाती। महाराज अभी कुछ क्षण पहले ही बैरमपुर गांव के लिए निकल गए थे। यह सुनकर मुखिया और तपसी हैरान रह गए। हमारे गांव? हम तो महाराज को लेने के लिए आए थे। हमारे आने से पहले ही वो कैसे निकल गए? उन्हें किसने सूचना दी कि हमें उनकी जरूरत है? बाबा का अपने हर एक शिष्य से गहरा संबंध है। उनको दूर बैठे ही उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। धन्य हो तांत्रिक महाराज। इसका मतलब है कि उनको पहले ही आभास हो गया था कि छोटे तांत्रिक की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो हमारे गांव के लिए निकल गए। पिताजी, अब हमें भी चलना चाहिए। तांत्रिक महाराज हमसे पहले ही गांव पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा, चलो। धन्यवाद। तपसी और मुखिया उसी समय वापस गांव आने के लिए निकल गए। इसी तरह दोनों का सफर में ही दिन गुजर गया। इस तरह शाम होने पर गांव में डर का माहौल छा गया। सभी लोग चौक पर जमा हुए गांव के मुख्य द्वार की तरफ देख रहे थे। हे भगवान, मुखिया जी कहाँ रह गए? रात हो गई, कहीं निसरमुला ना आ जाए। इसी तरह से 7 बजे का घंटा बजा और मौसम फिर से बदल गया। सभी यह देखकर डर गए। निधि, पूजा और ठुकराइन भी सभी के साथ वहाँ खड़ी थी। तभी उन्होंने मुख्य द्वार से किसी के कदमों की आहट सुनी और धीरे धीरे आँख साफ हुआ तो सामने से तांत्रिक महाराज आते हुए नजर आए। अरे, ये तो तांत्रिक महाराज हैं। उन्हें देखकर सभी लोग खुश हो गए। तांत्रिक महाराज की जय हो, तांत्रिक महाराज की जय हो। सभी ने तांत्रिक महाराज के आगे हाथ जोड़कर नमन किया। तांत्रिक महाराज यह देखकर उनका बेटा तपसी ने भी कहा, आपको लेने के लिए गए थे ना? ठुकराइन, हमारे शिष्य की मृत्यु की सूचना हमें रात ही मिल गई थी, इसलिए हम स्वयं ही यहाँ आने के लिए निकल गए थे। उनसे हमारी भेंट नहीं हुई। हे भगवान, तो ये कहाँ रह गए? अब हम आ गए हैं। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुखिया और तपसी भी वापस ही आ जाएंगे। महाराज, अब जो भी करना है आपको ही करना है, जब तक ये तपसी नहीं आ जाते और हमारे घर चलकर आराम कर लें। ठुकराइन, हम तांत्रिक होकर बड़ी हवेली में नहीं रह सकते।
आप लोग पुराने किले में हमारे ठहरने का प्रबंध कर दें। जैसा आप कहें महाराज। यह कहकर ठकुराइन ने गांव के लोगों से कहा, सभी लोग मिलकर पुराने किले की अच्छे से सफाई कर दें और वहां रोशनी का भी अच्छा सा इंतजाम कर दें। यह सुनकर गांव के कुछ आदमी किले की तरफ निकल गए। बाबा वहीं चौक पर बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। शायद वो सोच रहे थे कि आखिर कैसे निसरमूलों से निपटा जाए, और निधि के दिल में भी कई सवाल उठ रहे थे। तकरीबन 1 घंटे तक किले की सफाई का कार्य चल रहा था। तभी तपसी और मुखिया भी वहां पहुंच गए। शुक्र है आप आ गए जी। प्रणाम तांत्रिक महाराज। मुखिया की आवाज़ सुनकर तांत्रिक महाराज ने आंखें खोली। तभी गांव के आदमी भी वहां पहुंच गए। किले की सफाई हो चुकी है ठुकराइन, आप तांत्रिक महाराज वहां ठहर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ किले में चलिए। निश्रमूला इतने सालों बाद कैसे वापस जाग गए, ये जानने से पहले हमें सभी को निश्रमूलों की पूर्ण कहानी को दोहराने की जरूरत पड़ेगी। अब सभी लोग मिलकर किले में पहुंचे। तांत्रिक महाराज एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। किले में हर तरफ कहीं दीपक और दीवारों पर मसाले लगी थी जो वहां रोशनी उत्पन्न कर रही थी। निधि और तांत्रिक महाराज को बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि निश्रमूलों के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता भी बढ़ रही थी। ये बात सन 1626 की है। उस समय में हमारे नगर में महाराज विश्वजीत का शासन था। विश्वजीत की रानी का देहांत हो गया था और उनकी एक राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम मेघालय था। महाराज, नगर में फैली महामारी अब और बढ़ चुकी है। अब इससे नहीं निपटा गया तो राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस महामारी से निपटने का बंदोबस्त हमें अवश्य करेंगे मंत्री जी। उसी समय एक आदमी वहां पहुंचा। महाराज की जय हो। जी, कौन है आप? महाराज, हम आपके पड़ोसी राज्य बल्लभगढ़ के राजा इंद्रसेन के दूत हैं। उन्होंने आपको शीघ्र ही मिलने को बुलाया है। उनका कहना है कि आपके राज्य पर जो संकट आया है उससे निपटने में वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। पिताश्री, हमें नहीं लगता कि वो हमारी इस महामारी से निपटने में कोई सहायता कर सकते हैं। हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। समस्या गंभीर है राजकुमारी, हमें एक बार अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। हम आज ही रात उनके राज्य के लिए निकलते हैं। ठीक है पिताश्री, इस महामारी का जो भी हल निकले आप शीघ्र ही वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए तो हमें ही कुछ करना होगा। अवश्य राजकुमारी। महाराज अपने रथ पर बैठे बल्लभगढ़ के लिए निकल गए। रथ में उनके साथ सेनापति थे और 2 घुड़सवार सिपाही पीछे आ रहे थे। उनका रथ इस समय जंगल के रास्ते में गुजर रहे थे। तभी आ आ आ आ आ अरे, ये क्या हुआ? रथ अचानक से रुककर टेढ़ा हो गया था। सेनापति जी बाहर निकलिए। महाराज और सेनापति बाहर निकले तो देखा रथ का पहिया गड्ढे में फंसा है और चटक भी गया है। अरे, ये क्या हुआ? अब जंगल में इस रथ का पहिया कौन ठीक करने आएगा? क्षमा करें महाराज, हम अभी इसे ठीक कर देंगे। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तभी इन लोगों को पानी की आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? ऐसा लगता है जैसे कुएं से पानी खींच रहा हो कोई, और ये आवाज़ कुएं के ऊपर लगी चरखी से आ रही है। आइए देखते हैं। राजा और सेनापति उस दिशा में गए तो वहां उनको कुएं पर एक औरत पानी भरती नजर आई। उसके बाल बहुत लंबे थे। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वेशभूषा से आदिवासी लग रही थी। उसने जैसे ही महाराज और सेनापति से नजर मिलाई तो उसका सौंदर्य देखकर ये दोनों ही सन्न रह गए। अरे, आप तो हमारे महाराज लग रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवंती है महाराज। यहाँ पास ही में मेरी कुटिया है। आप इस समय जंगल में हैं। असल में हम पड़ोसी राज्य के लिए निकले थे। हमारा रथ खराब हो गया है तो इसलिए हम जंगल में भटक रहे हैं। महाराज, तो आप हमारी कुटिया में चलिए। यहाँ भटकना ठीक नहीं है। जब तक रथ ठीक नहीं हो जाता आप वहाँ रुक सकते हैं। ये दोनों जयंती के साथ उसकी कुटिया में चले गए
और फिर जयावंती ने दोनों को पीने के लिए पानी दिया। कितनी सुंदर है ये, अगर ये हमारी पत्नी बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कितनी सुंदर स्त्री है, अगर ये हमारी पहली महारानी बन जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम एक महाराज होकर इसके सामने अपना प्रस्ताव रखें और इसने ठुकरा दिया तो इससे हमारा बहुत अपमान होगा। जयावंती दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। क्या हुआ जयावंती जी, आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही हैं? जयावंती ने दोनों की तरफ देखा और बोली, अगर हम कहें कि हम आप दोनों के मन की बात सुन सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? यह आप क्या कह रही हैं? भला कोई किसी की मन की बात कैसे सुन सकता है? मैं सुन सकती हूँ महाराज। अभी सेनापति जी ने हमें अपनी धर्मपत्नी और आपने हमें अपनी महारानी बनने के बारे में सोचा है। यह सुनकर सेनापति और महाराज दोनों ही हैरान रह गए। आप लोग घबराए नहीं, मैं भी आप दोनों में से किसी एक की होना चाहती हूँ। ये सुनकर महाराज और सेनापति के दोनों के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। तो ठीक है जयावंती, अपना निर्णय सुनाएं। इससे पहले ही सेनापति बोला, महाराज अगर आप जयावंती को चाहते हैं तो हम आपके विरुद्ध नहीं जा सकते। यह सुनकर महाराज को बहुत अच्छा लगा और जयावंती भी मुस्कुराई। किंतु हम एक महारानी का जीवन नहीं जीना चाहते। हम आपकी धर्मपत्नी बनकर सिर्फ अपना पति धर्म निभाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है तो आपको अभी इसी क्षण हमसे विवाह करना होगा। महाराज ने उसी समय अग्नि के 7 फेरे लेकर जयावंती से विवाह कर लिया। सुबह होने तक रथ भी ठीक हो गया था। महाराज ने जयावंती को भी अपने साथ लिया और फिर उस राज्य में पहुंचे। राजा इंद्रसेन को हमारा नमन है। आइए महाराज बैठिए। महाराज और इंद्रसेन में बातें हो रही थी, लेकिन इंद्रसेन भी जयावंती पर मोहित हो गया था। आज रात इस विश्वजीत को रास्ते से हटाकर हम जयावंती को अपना बना लेंगे और फिर कल ही इसके राज्य पर हमला बोलकर उसे भी अपने अधीन कर लेंगे। हा 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 हा। जयावंती उसको बड़ी गौर से देख रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था। क्या हुआ जयावंती? महाराज, राजा इंद्र से आपकी कोई मदद नहीं करना चाहते। रात होने पर आपको रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं और हमें हमेशा के लिए अपना बना लेंगे और आपके राज्य को भी हड़प लेंगे। यह सुनकर इंद्रसेन भी हैरान रह गया। महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय अपनी तलवार निकाली। आ आ आ आ आ इंद्रसेन को परास्त करने के बाद महाराज तुरंत अपने राज्य की ओर लौट गए। राजकुमारी बहुत चिंता में थी। प्रणाम पिताश्री। क्या क्या बताया इंद्रसेन ने? क्या उस महामारी का कोई हल निकला? इंद्रसेन ने हमें बहाने से बुलाया था। वो हमें मारना चाहते थे। वो तो धन्य है जयावंती का जो इन्होंने हमें बचा लिया। राजकुमारी को महाराज की बात जरा भी समझ में नहीं आई। उसने जयावंती को घूर कर देखा। पिताश्री, अब हम ही इस महामारी का कोई इलाज ढूंढने चाहते हैं। आप राज्य कार्य संभालें। जयावंती राजकुमारी को बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ देख रही थी। राजकुमारी महल से निकली और इस तरह राजा जयावंती के साथ महल में समय बिताने लगे और धीरे धीरे राज्य कामों से दूर होते गए। करीब 1 वर्ष और 1 माह के बाद राजकुमारी वापस लौटी। पिताश्री, हमने बीमारी से लड़ने का इलाज ढूंढ लिया है। बहुत अच्छे राजकुमारी, बताइए यह कैसे संभव है? पिताश्री, हमने वहाँ सिद्धि करके यह बीज हासिल किया है। इसके जरिए से हम इस महामारी के साथ हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या क्या है इस बीज के जरिए? जी पिताश्री, वो कैसे होगा ये आपको अगले 7 दिनों के भीतर पता चल जाएगा। राजकुमारी ने उस बीज को अपने हाथों से जंगल में जाकर बो दिया और रोजाना अपने हाथों से उसे पानी देने जाती। महाराज को राज्य की कोई चिंता नहीं थी। हर समय बस जयावंती के पास ही बैठे रहते थे। 7 दिनों के बाद राजकुमारी महाराज, मंत्री और सेनापति को लेकर जंगल पहुंची। उन्होंने पाया कि पेड़ बहुत ही हरा भरा हो गया है और उससे हरे रंग का पदार्थ टपक रहा है। यह क्या चमत्कार है राजकुमारी? पिताश्री, यह मृत्युंजय अमृत है। इसकी 3 बूंद पीने से बड़ा सा बड़ा रोग दूर हो जाता है। हम इसके लिए राज्य में फैली महामारी को खत्म कर सकते हैं। वाह,
वाह राजकुमारी, बहुत अच्छे। उसके बाद राजकुमार ने अपने राज्य के सभी बीमार लोगों को वो मृत्युंजय अमृत देना शुरू किया और अगले 2 माह में वो महामारी राज्य से पूरी तरह से खत्म हो गई। राजकुमारी इससे खुशी भी थी, लेकिन महाराज की जयावंती के करीब जाने और हरदम चिपके रहने से चिंता में भी थी। तभी एक दिन आह 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 महाराज, जयवंती क्या हुआ आपको? आह 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 क्या हुआ जयवंती? आप कुछ तो बताइए। देखते ही देखते उसके चेहरे की रंगत बदल गई और वो एक बूढ़ी नजर आने लगी। यह देखकर महाराज के पैरों तले जमीन निकल गई। जयावंती, ये क्या हो गया आपको? महाराज, असल में मैं कोई आम स्त्री नहीं हूँ, मैं एक डायनी हूँ। क्या? एक डायन? हाँ महाराज, एक डायन। जवान मुर्दों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने वो करना उचित नहीं समझा। इसलिए आज जब मेरी आयु 100 वर्ष हो गई है तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब अगली एकादशी की रात मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं जयवंती, हम आपको ऐसे नहीं मरने देंगे, ऐसे नहीं मरने दे सकते। आप एक डायन होने से कोई ऐतराज नहीं, आपके बचाने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है महाराज, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है। हमें बताइए, हम आपको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगली एकादशी की रात तक 11 मुर्दों के खून से अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी जान बच जाएगी और हमारा सौंदर्य भी वापस लौट आएगा। महाराज ने अब जयावंती को बचाने का प्रयास शुरू किया। राज्य में जब भी किसी की मौत होती तो उनके घरों में उनकी लाश को उठवा लिया जाता और इसी तरह 10 लाशों का खून से जयवंती को नहला दिया गया था। इससे परेशान होकर मंत्री ने राजकुमारी को सब बताया। राजकुमारी, राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। महाराज जयावंती को जवान बनाने के लिए मृत लोगों के शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे हैं। उनके शव को बुरी तरह से काटा जाता है और उनके खून से जयावंती स्नान करती है। इससे प्रजा बहुत क्रोध में है। क्रोध की तो बात ही है मंत्री जी, मृत्यु के बाद जल्द ही अंतिम संस्कार ना किया जाए, ये मृतक अंश के परिजनों के साथ नाइंसाफी होती है। वो कभी भी मोक्ष के द्वार से होकर नहीं गुजर सकते। हम पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे। राजकुमारी ने महाराज से बात की, लेकिन उसके सर पर जयावंती को बचाने का भूत सवार था। जो लोग पहले ही मर चुके हैं उनके शव को किसी के जीवन के लिए इस्तेमाल करना गलत नहीं है राजकुमारी। गलत तब होता जब हम जिंदा लोगों की बलि देते। आप हमें रोकने की कोशिश ना करें। राजकुमारी महाराज की बात से बहुत चिंता में थी। वहीं गांव के लोग भी अब इससे छुटकारा पाना चाहते थे। अरे बहुत हो गया, अब हम गांव के लोग महाराज को ये अत्याचार नहीं सहेंगे। हाँ, हमारे मृतकों को हक है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन हम लोग महाराज से कैसे लड़ेंगे, कैसे रोकेंगे? उनके सिपाही को एक उपाय है। जब गांव में किसी की मृत्यु होगी तो हम कोई भी शोक समारोह नहीं करेंगे। इससे महाराज के सिपाहियों को भी किसी की मौत की खबर नहीं होगी। आधी रात के समय हम में से 4 लोग उस शव को ले जाकर चुपचाप शमशान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया करेंगे। सिर्फ 4 लोग, बाकी सभी अपने अपने घरों में शांतिपूर्ण रहेंगे। गांव के लोगों का यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने गांव के 4 आदमियों को नियुक्त किया और उस समय अर्थी को कंधा देने वाले लोगों को मूलो कहा जाता था। ये 4 लोग रात के समय निकला करते थे, इसलिए इनका नाम निशिमूलो रखा गया। अब जब भी कोई मृत्यु होती तो 4 कत्थे लिबास वाले आदमी निशिमूलो बनकर उस शव को कंधा देते और उनका चुपचाप अंतिम संस्कार करके वापस गांव में लौट आते। समझ नहीं आ रहा, पूरे 15 दिन हो गए, अभी तक किसी के घर कोई मृत्यु क्यों नहीं हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन महाराज के गुप्तचरों द्वारा महाराज को यह बात आखिर पता चल ही गई और उनका क्रोध 7वें आसमान पे आ गया। वो जो भी 4 लोग हैं, हम उनको मारकर ही दम लेंगे। उन्होंने हमसे चालाकी की, उसका हर्जाना उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। महाराज ने अपने गुप्त सिपाहियों को तैनात कर दिया था, जो छिपकर
रातों को राखकर गांव पर नजर रख रहे थे। एक रात निशिमुलो एक अर्थी लेकर निकले। ये शनिवार की रात थी तो उन गुप्त सिपाहियों ने निशिमुलो को रोक लिया। आह, 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 आह। आज तुम लोग कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। बहुत दे दिया हमारे महाराज को धोखा। उन सिपाहियों ने उन चारों आदमियों को मार गिराया और फिर सब लेकर महाराज के पास पहुंचे। उस सब को जयवंती के कक्ष में पहुंचा दिया गया और सुबह होने पर जयवंती कक्ष से बाहर निकली, अपने उसी खूबसूरत जवान अवतार में। उसे देखकर महाराज ने उसे भरी सभा में गले लगा लिया। जयवंती की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वैसे वो भी कुछ छिपा रही थी, लेकिन अब निशिमुलो की आत्मा गांव में भटकने लगी थी। चारों आत्माएं अपने कंधे पर ताबूत उठाए हुए शनिवार की रात को गांव में भटकती थी। उस समय उन आत्माओं को जो भी दिखाई देता वो समझती कि यह राजा के सिपाही हैं जो उनको रोकना चाहते हैं, इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाती। इतना कहकर तांत्रिक महाराज चुप हो गए। सभी गांव के लोग ये कहानी सुनकर हैरान थे और निधि को तो जैसे वो अपने सपने से जुड़ी कुछ बातें समझ में आने लगी थीं। हे भगवान, मतलब जो निशिमुलो आज हमारी जान के दुश्मन हैं, वो कभी हमारी रक्षा किया करते थे। हाँ, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। उनकी अकाल मृत्यु की वजह से वो ऐसा करते हैं। उनको नहीं पता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो तो अभी भी अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, आगे कथा में क्या हुआ? वो राजकुमारी महाराज और जयावंती, आगे क्या हुआ और निशिमुलो को कैसे रोका गया? और अब वो अचानक क्यों 400 साल बाद वापस आ गए हैं? ये कहानी जानने के लिए हमें बेरमपुर पुराण को पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि 400 साल पहले की राजमहल की किसी गुप्त कक्ष में रखवाया गया था। बेरमपुर पुराण, अब इसका पता हमें कैसे चलेगा बाबा? वो बेरमपुर पुराण राजमहल में कहाँ है, ये जानने के लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो कि मैं इसी किले में बैठकर करूँगा। ध्यान रहे, उस समय सभी अपने अपने घरों में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी निशिमुलो को यह अनुष्ठान रोकने के इरादे से गांव में आए। निशिमुलो कौन है ये तो हमने जान लिया, लेकिन इन सब का निधि से क्या संबंध है? निशिमुलो उसके आने से कैसे जाग उठे? राजा के साथ क्या हुआ और जयावंती असल में क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए निशिमुलो के अगले पार्ट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी ताबूत हॉरर स्टोरी का तीसरा पार्ट भी समाप्त होता है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलोइंग करें। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, जिससे कि जल्द ही मैं इसका चौथा पार्ट भी आपको सुना सकूं। धन्यवाद।